नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 17 काकी को करेंगे। इस पाठ में हम तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह जा ना सका। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। उसने एक स्टूल सरकाकर रखा। ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे काले अक्षर वाले शब्द अलग अलग प्रकार यानी 4 प्रकार के शब्द हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इन शब्दों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो कौन कौन से वो शब्द हैं? अग्नि, रात, नींद, कोठरी, स्टूल। ठीक है। तो अग्नि क्या है? अग्नि एक तत्सम शब्द है यानी कि संस्कृत भाषा का शब्द। और रात दिन क्या है? रात दिन तद्भव शब्द है, संस्कृत भाषा के शब्दों का बदला हुआ रूप, रात और नींद। कोठरी क्या है? देशज शब्द है। देशज शब्द क्या होता है? लोक भाषा या जन साधारण की बोलचाल की भाषा का शब्द। और स्टूल क्या है? आगत शब्द यानी कि अन्य भाषा का शब्द है। ठीक है। तो क्या है वो? अन्य भाषा। आगत शब्द यानी कि अन्य भाषा का शब्द। अब समझिए, पढ़िए और समझिए। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं, ध्यान दीजिए, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, रात्रि, क्षेत्र। ठीक है। और इनकी पहचान आप ऐसे भी कर सकते हैं। अधिकतर जितने भी तत्सम शब्द होंगे, अधिकतर उसमें या तो आधा वर्ण होगा, जैसे इसमें आधा ग है, या त्र वाले होंगे वो शब्द, या क्षत्रिय वाले होंगे। ठीक है। तो इस तरह के जो भी शब्द होंगे, या षटकोण वाले होंगे। ठीक है। तो वो जितने भी वो इस तरह के शब्द आपको दिखाई दे तो आप समझिएगा ये तत्सम ही शब्द हैं। ठीक है। और अगला देखिए, जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि से क्या बन गया? आग, रात्रि से रात, क्षेत्र से खेत। ठीक है। अग्नि, रात्रि और क्षेत्र क्या थे? तत्सम। और इनके तद्भव रूप क्या हो गए? अग्नि से आग, रात्रि से रात और क्षेत्र से खेत। अगला देखिए, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला। ठीक है। यानी कि देशज शब्द वे कहलाते हैं जिनका स्रोत संस्कृत से नहीं है तथा जो भारत की जो जनजातियां हैं या ग्राम्य क्षेत्र हैं उनकी जो बोली है उनसे लिए गए हैं। ठीक है। जितने भी ये शब्द हैं, जैसे खिड़की हो गया, चिन्नी हो गया, पगड़ी हो गया, झाड़ू हो गया, भोंपू हो गया, ठीक है, खाट हो गया, ये सब क्या है? देशज शब्द हैं। और अगला देखिए, विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। विदेशी जातियों के संपर्क से और उनकी भाषा के बहुत से शब्द अब हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे तोप, पेंसिल, स्कूल। इसके अलावा अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के जो शब्द हिंदी में प्रचलित हो गए हैं वो क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द या आगत शब्द। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से तत्सम शब्द पर घेरा लगाइए। हमें तत्सम पर लगाना है। तत्सम, जैसे 3 शब्द हैं, सीख, आश्रय और आसरा। अब इसमें देखिए ये दिया गया है तो इससे हम पहचान लगा सकते हैं कि ये क्या है? तत्सम यानी संस्कृत का शब्द। ठीक है। अब 10 कर्म और काम, इसमें भी हम ये देखिए ऊपर क्या है?
ये जो र का रूप है रेफ, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? रेफ कहते हैं, र के इस रूप को, ठीक है। तो ये भी क्या है? आधा है, इसमें स्वर नहीं है। ये वाला र क्या है? आधा है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या है? तत्सम। पैर, सत्य, सच, इसमें से भी सत्य क्या है? तत्सम। हस्त, फूल और लोटा, हस्त क्या है? तत्सम। दूध, पानी, पत्र, इसमें त्र है, तो ये क्या है? तत्सम। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से तद्भव शब्दों पर घेरा लगाइए। अब हमें तद्भव पर लगाना है। हाथी, हस्ती और चरण। अब ये इसमें अणा आया है और इसमें आधा स आया, तो ये तो है तत्सम। तो हाथी क्या है? तद्भव। गृह, मिट्टी और दुग्ध, ठीक है। अब इसमें ये भी दुग्ध और गृह तो क्या है? तत्सम है। और मिट्टी क्या है? तद्भव है, ठीक है, क्योंकि मृत्तिका, मृत्तिका जो शब्द है, मृत्तिका ये वाला, इस शब्द से क्या बना है? मिट्टी। तो ये था तत्सम और ये है तद्भव, ठीक है। अगला देखिए, जीभ, लोटा और कर्ण। अब जीभ और कर्ण और लोटा, हमें 3 शब्द दिए गए हैं। तो लोटा, कर्ण तो हो गया तत्सम, और लोटा क्या हो गया? ये तो हो गया जनजाति, यानी कि जो देशज शब्द है, देशज, ठीक है, देशज शब्द, सामान्य जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जो प्रयोग में लाया गया, ठीक है। तो इसमें से जीभ क्या है? एक तद्भव है। सच, बटन और खटिया, इन तीनों में से सच क्या है? सच है तद्भव, ठीक है। 1 मिनट, सही से लिख लीजिए आप। पहले इसमें है हाथी, मिट्टी, जेब, सच और गमछा, मेज और सपना। तो सपना क्या है? एक तद्भव शब्द। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से देशज शब्द पर घेरा लगाइए। देशज शब्द यानी कि जो भारत की जनजातियों या ग्राम्य क्षेत्रों की बोलियों से लिए गए शब्द हैं। तो भोपू, भोपू अभी हमने उदाहरण में पढ़ा था कि भोपू क्या है? एक देशज शब्द है। घी, थैला, पौधा, तो थैला भी एक देशज शब्द है। पगड़ी, आंसू, तौलिया, पगड़ी क्या है? देशज शब्द। डिबिया, बेगम, गणना, डिबिया। तेज, गाड़ी, कर्ण, गाड़ी, ठीक है, ये सभी क्या है? देशज शब्द। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द समूहों में से आगत शब्द का पर घेरा लगाना है, यानी कि विदेशज शब्द पर, ठीक है। डॉक्टर क्या है? एक ये है आगत शब्द, ठीक है। डॉक्टर क्या है? आगत, अंग्रेजी भाषा का शब्द है ये। कॉलेज, अगले में सूखा, कॉलेज और माता, तो कॉलेज क्या है? ये भी आगत शब्द है। ये भी किससे लिया गया है? अंग्रेजी शब्द है ये भी। मुख, हंसी और मशीन, तो मशीन क्या है? यहाँ पर आगत शब्द है। खत, सौभाग्य और साग, तो खत क्या है? यहाँ पर आगत शब्द है। और स्वपन, लेटर बॉक्स और बूढ़ा, तो इनमें से लेटर बॉक्स क्या है? आगत शब्द है। जितने भी ये वाले शब्द होंगे जिनके ऊपर ये लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला लगा हुआ है, ठीक है, ये आगत शब्द होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप छांट कर लिखिए। तो पादप का क्या होगा? तत्सम है ये सभी, जितने भी शब्द दिए गए हैं इनका तद्भव लिखना है। पादप का पौधा, तद्भव, ठीक है। पादप का तद्भव क्या है? पौधा। और दंत एक तत्सम है, तो उसका तद्भव क्या है? दांत। गृह से घर, सत्य से सच, और सप्त से 7, और भ्रातृ से भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए तद्भव शब्दों के अब तत्सम रूप लिखने हैं। अब हमें तद्भव दिए गए हैं, उनके तत्सम। मोर का क्या तत्सम क्या है? मयूर। ऊंट का उस, खेत का क्षेत्र, ये उस भी हो गया, मयूर भी हो गया, क्षेत्र। मिट्टी का
मृत्तिका, सपना, सपना का स्वपन, और मक्खी का मक्षिका। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों के सामने उनके नाम का तत्सम एवं तद्भव रूप छांट कर लिखिए। अब हमें चित्र दिया गया है, ये क्या है? सात। तो सात तो तत्सम है, ठीक है। सात क्या है? तत्सम। और नहीं सॉरी, सात तो तद्भव है, ठीक है। और तत्सम क्या है? सप्त। अब ये क्या है? ऊंट, ठीक है। ऊंट क्या है? तद्भव। और उसका तत्सम क्या है? उष्ट, तत्सम। ये क्या है? हाथी। हाथी क्या है? तद्भव। और इसका तत्सम है हस्ती। तो हस्ती भी हो गया हमारा और हाथी भी हो गया। अगला किसान, यानी कि किसान है तद्भव और कृषक है इसका तत्सम। कृषक भी हो गया और किसान भी हो गया। अगला है कुआं। कुआं क्या है? हमारा एक तद्भव शब्द है, ठीक है, कुआं। और तत्सम क्या हुआ उसका? कूप। अगला है आम। आम क्या है? तद्भव। और उसका तत्सम क्या होगा? आम्र। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अब नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को दी गई श्रेणियों में लिखिए। तो हमें ये श्रेणियां दी गई हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और आगत। तो हमें एक एक करके इन शब्दों को पढ़ना है और फिर इन्हें अलग अलग कॉलम में लिखना है। जैसे तृण। तृण क्या है? पहला है तृण, तो तृण है हमारा तत्सम, ठीक है। पेंसिल। पेंसिल क्या हुआ? ये है आगत शब्द, ठीक है, विदेशी भाषा का शब्द है ये। अगला है रात। रात क्या है? तद्भव, ठीक है। स्वर्ण। स्वर्ण क्या है? तत्सम, संस्कृत भाषा का शब्द। उम्र। उम्र क्या है? विदेशी भाषा का शब्द उम्र, ठीक है। ऊंचा। ऊंचा क्या है? ऊंचा है तद्भव। अगला है गमछा। गमछा क्या है? देशज शब्द है, ठीक है। अगला है दधी। दधी क्या है? तत्सम। रेडियो। रेडियो क्या है? आगत शब्द। अगला देखिए खिचड़ी। खिचड़ी क्या है? ये देशज शब्द है, सामान्य बोलचाल की भाषा का शब्द। सोना। सोना क्या है? हमारा तद्भव शब्द। बस। बस भी एक आगत शब्द है। तिनका। तिनका क्या है? तिनका है एक तद्भव शब्द। कर्ज। कर्ज क्या है? आगत शब्द, ठीक है। और वो इसके बाद है रात्रि। रात्रि क्या है? तत्सम। रपटना, देशज शब्द। उच्च। उच्च क्या है? एक, तो उच्च है हमारा तत्सम शब्द। अगला है चिमटा। तो चिमटा है एक देशज शब्द। दही। दही है हमारा तद्भव शब्द। और हुक्का है हमारा देशज शब्द, ठीक है। तो इस तरह से श्रेणियों में, अलग अलग श्रेणियों में हमें लिखना था। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाइए। समान अर्थ वाले, जैसे भूमि का क्या होगा? जमीन, ठीक है। शयन का सोना। विघ्न का बाधा, यानी कोई मुश्किल। रहस्य। रहस्य का होगा रहस्य, एक मिनट। राज, तो रहस्य का क्या होगा? राज।
मुखबिर, मुखबिर होगा एक जासूस, और प्रफुल्ल यानी कि खुश। तो इस तरह से हमें मैचिंग करनी थी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इनमें प्रयुक्त क्रिया विशेषणों का नाम लिखिए। क्रिया विशेषण, वह वहां से भाग गया। तो क्रिया विशेषण हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं कि क्रिया कैसे हुई है। और इसके 4 प्रकार कौन कौन से हैं? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, ठीक है, और परिमाणवाचक। तो हमें बताना है कि ये कौन सी क्रिया का भेद है। वह वहां से भाग गया, कहाँ से भाग गया, कहाँ आ गया, तो यानी स्थान के बारे में बात हो रही है। तो यह वह वहां से भाग गया, कहाँ से? वहां से। तो यह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अगला वाक्य देखते हैं। उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। कहाँ? कहाँ देखी? ऊपर। तो ये भी स्थान के बारे में पता चल रहा है हमें, ठीक है। उत्तर क्या मिला हमें? ऊपर। तो क्या आएगा? ये भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसका रुद्र तो धीरे धीरे शांत हो गया। कैसे शांत हो गया? धीरे धीरे, यानी उसकी रीति का पता चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पतंग अभी मंगा दो। कब? अभी। अब समय का पता चल रहा है, यानी समय या कालवाचक क्रिया विशेषण। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली। कब? सवेरे। तो ये भी है कालवाचक क्रिया विशेषण। इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल रखा। इधर देखकर, कहाँ देखकर? इधर उधर देखकर, यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अगला प्रश्न है, आओ लिखें। अपने छोटे भाई को पत्र लिखते हुए बताइए कि पतंग उड़ाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दिनांक लिखना है। आपका भाई मान लीजिए आपके मम्मी पापा के साथ रहता है, आप कहीं बाहर रहते हैं, हॉस्टल में या कहीं भी, तब आप ये पत्र लिख रहे हैं। या आपका भाई हॉस्टल में पढ़ता है, या तब उस कंडीशन में आप ये पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। दिनांक लिखनी है। आप मकान नंबर, शास्त्री नगर, रांची, आप यहाँ पे अपने भाई का नाम, और यहाँ पे उसे शुभ स्नेहशीष उसे आशीर्वाद देते हुए, मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ कुशलतापूर्वक होंगे। इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ हिदायतें देना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें पतंगे उड़ाने का बहुत शौक है और बसंत पंचमी भी नज़दीक है। इसलिए पतंग उड़ाते समय पतंग के साथ साथ इधर उधर भी ध्यान देना। मंझे को सावधानी पूर्वक पकड़ना, जो उसकी डोर होती है, ठीक है। कटी पतंग को लूटने के लिए लोगों की छतों में मत दौड़ना, वरना चोट लग सकती है। पतंगबाजी के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना। आशा करता हूँ कि तुम मेरे द्वारा दी गई हिदायतों का मान रखोगे। शेष अगले पत्र में, तुम्हारा भाई रोहित। तो आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।